ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। खबर दिन भर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है। सभापति पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उसी को लेकर ये जोरदार हंगामा है। आशा है पूर्व चेयरमैन का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया और इसका विरोध बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जमकर विरोध किया है। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ है। नए सभापति के स्वागत के लिए जो संबोधन चल रहे थे उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए जगदीप धनखड़ का जिक्र लेकर आ गए और ऐसे में उन्होंने कहा कि आशा करता हूं पूर्व चेयरमैन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी के बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का विरोध किया। किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने कहा कि मुझे आशा है हमारे पूर्व चेयरमैन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप भी चेयरमैन सर ध्यान रखना, मुझे आशा है आप दोनों तरफ बराबर हिस्सेदारी देंगे, दोनों तरफ बराबर ध्यान रखेंगे। और इस बीच एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। 12 बजे तक के लिए आप जानते हैं लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई थी। 5 प्रमाणित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Chairperson ma'am, with your permission I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned at serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री राजेश रंजन जी। अच्छा सभापति महोदय, मैं आपकी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने माननीय आइटम नंबर 8 माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विनियम 3.1 एवं 3.1.1 के साथ पठित संस्थानों की संपत्तियों और निधियों की प्रशासन और प्रबंधन की योजना के खंड 9.1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसे रीत से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें योजना और विनियमों की अन्य उपबंध के अधिनियम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की परिषद की सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 माननीय सदस्य डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी जी। I wish to move that this House do extend the time for the presentation of the report of the Select Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 up to the last day of the winter session 2025. प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या।
I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Select Committee on the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 up to the last day of the second week of the winter session 2025. प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to present a statement both in Hindi and English showing supplementary demands for grants first batch of 25-26. आइटम नंबर 12 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. श्री के राधाकृष्णन जी। जी बोलिए बोलिए। ऑब्जेक्शन। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. आइटम नंबर 13 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। Madam, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment, Ordinance 2025, number 2 of 2025. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो लोकसभा आप देख रहे हैं, वहां पर कितनी मुश्किल से कार्रवाई आगे बढ़ पा रही है। लोकसभा में विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, जोरदार हंगामा हो रहा है, सरकार की तरफ से सदन चलाने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले राज्यसभा में भी पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक, वो बयान जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खड़े होकर दिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनिए जरा। That the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. तो दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से देखिए कैसे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि वो जिस तरीके से चले गए, सदन की तरफ से उनको फेयरवेल नहीं दिया जा सका और वो सदन की तरफ से उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने की शुभकामनाएं देते हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, जिस तरीके से जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ का किया, उस पर पलटवार जेपी नड्डा ने कैसे किया विपक्ष को आईना दिखाकर, जरा ये सुनिए अब आप। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, मौका राज्यसभा में नए सभापति के स्वागत, उनको बधाई देने का, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जगदीप धनखड़ का जिक्र किया गया और जैसे विदाई जगदीप धनखड़ की हुई, उसको दोबारा से रेखांकित करके सरकार को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल करने की एक कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। भरपूर जवाब बीजेपी की तरफ से दे दिया गया वहीं के वहीं।
जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आपने दिखाया भी अभी कि जेपी नड्डा ने किस तरह से पलटवार करते हुए जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ है। आप ठीक कह रही हैं कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को प्राइमरीली घेरने की कोशिश थी, जिस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका रेफरेंस दिया जगदीप धनखड़ का जिक्र करके, और जिस तरह से उन्होंने उनके स्वास्थ्य का जिक्र किया। पहले दिन ही इस बात को आप समझ लें कि विपक्ष ने एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर सरकार को घेरा जा सके। मुख्यतः सरकार की अगुवा भारतीय जनता पार्टी को, खास करके कब रोमाना, जब बिहार में करारी हार हुई है तो पर्दे के पीछे छिपने के लिए कुछ बहाने भी चाहिए, ये भी हमको फैक्टर इन करना पड़ेगा। अब दोनों सदनों को जिस तरह से स्थगित कराया गया है, चाहे वो जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठा करके सरकार को घेरने की कोशिश की, जेपी नड्डा साहब ने पलटवार करते हुए जवाब दिया, या फिर हम जैसे देख रहे हैं, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं जिस तरह से पुरजोर हंगामा हो रहा है। मुझे याद है पिछला सत्र भी इसी तरह हंगामे की भीड़ चढ़ गया था, और अब जैसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, बिहार की समीक्षा करते हैं और सारा ठीकरा जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर और वोटों की चोरी पर का आरोप लगाते हुए इनको जिम्मेदार ठहराया है, और उसके बाद स्पष्ट किया है कि संसद में वो चाहते हैं इस पर चर्चा हो। और बीएलओज की देखिए, वो एक गंभीर मसला ज़रूर है जिसको विपक्ष उठाना चाहता है कि कई बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई। वो एक ऐसा गंभीर मसला है जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश है, चर्चा हो, सरकार जवाब दे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह हंगामा आप लगातार देखेंगी। संभव है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई चर्चा अगर नहीं कराई जाती है तो ये पूरा सेशन, विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का, ये भी पूरी तरह से वॉश आउट हो जाए। आप रहिए मेरे साथ, आशीष में लौटूंगी आपके पास। वैसे भी छोटा सा सत्र है, 1 दिसंबर आज से शुरू हुआ है, 19 दिसंबर तक चलेगा, और ऐसे में कामकाजी दिन 15 होंगे। इस बीच विपक्ष जो हंगामे पर उतारू है, इस पर बीजेपी के सांसद है रवि किशन, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि घर की लड़ाई का गुस्सा यहां आकर निकाल रहे हैं सदन में। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन जी, पहले ही दिन लोकसभा में हंगामा एसआईआर को लेकर, यही पता चलता है इनकी हार की फ्रस्ट्रेशन। ये लोग अपने घर का गुस्सा, अपने बर्तन का, चूल्हा चौखट का, घर में लड़े हैं, हारे हैं, हर गुस्सा इनको यहाँ पंचायत में आके निकालना। देश की सबसे बड़ी पंचायत जहाँ जनता का पैसा लगा, ये विपक्ष का यही काम है। इसीलिए आज उनकी ये दुर्दशा हुई कि उनकी संख्या कम हो गई। बिहार हारे हैं, बंगाल हारेंगे, फिर उत्तर प्रदेश भी विपक्ष हारेगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, वो जो मुहावरे की भाषा में कहा जाता है ना कि दोनों तरफ से ही तलवारें खींची हुई नजर आ रही हैं, फिलहाल तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जिस तरीके के बयान सुनाई पड़ रहे हैं, उससे अंदाजा यही हो रहा है। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, तलवारें निकली हुई दोनों तरफ से मयान से, और उसी का दृश्य दिख रहा है लगातार, जिस तरह से लगातार समूचा विपक्ष हंगामा कर रहा है। सुबह सुबह पहले ऑपोजिशन पार्टीज ने मीटिंग भी की, बैठक की, और उसमें यह तय किया कि ये मुद्दे सामने सदन में उठाए जाएंगे, बाकायदा उनको लेकर के नोटिस दी गई। देखिए, विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि ये जिस मुद्दे पर वो चर्चा कराना चाहते हैं, सर्वदलीय बैठक के बाद आपको याद होगा रोमाना किरण रिजिजू, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, साफ तौर पर कहा उन्होंने कि हम पहले से कहते आ रहे हैं ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, उस पर संसद में हम चर्चा नहीं कर सकते। विपक्ष के पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो वो लेकर के आते हैं सामने कि चुनाव आयोग की भूमिका पर पहले भी संसद में चर्चा हो चुकी है, तो आप क्यों इसके पीछे, इस आर्गुमेंट के पीछे छुप रहे हैं कि चुनाव आयोग का मामला है, अगर हमें इस बात की शंका है तो आप इस पर चर्चा करा लीजिए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, वो इस मुद्दे को संसद के अंदर पटल पर टच नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते, संभव है उनकी तरफ से कि वो किसी इशू पर एम्बैरेस नहीं होना चाहते। विपक्ष कह रहा है लगातार कि एक के बाद एक उनकी ये शंका है कि वोट चोरी हो रही है, उनके अपने मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट तौर पर जवाब देना चाहिए, साफ गोई के साथ चर्चा होनी चाहिए। सरकार मानने को राजी नहीं, और ऐसे में आप बिल्कुल मान के चलें कि तलवारों का टकराव होगा ही होगा, और इतना आसान नहीं होगा इस बार सदन में सभापति को, दोनों ही सदनों में सत्र को आसानी से चला पाना। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि रुख तो पहले दिनों से पहले। आशीष, दोबारा और आगे जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानसून सत्र में भी हमने यही देखा था, ये एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर पर चर्चा कराए सरकार, और विपक्ष को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये एसआईआर पर सरकार की घेराबंदी वाला जो मुद्दा है, एक तरीके से कहा जाएगा कि विपक्ष का ट्राइड टेस्टेड और इसमें विपक्ष फेल्ड ऐसा मुद्दा है। इसी मुद्दे को दोबारा शीतकालीन सत्र में धार देने की विपक्ष की जो रणनीति है, उसे किस तरीके से देखा समझा जाए। लेकिन उससे पहले आपको जरा सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे आज शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो जो विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया गया, विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया गया, उस पर सदन के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की अपने बयान के जरिए, वो सुनिए।
प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। इससे पहले विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सुनाई पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ड्रामे की जगह बहुत हो सकती है, संसद जो है ड्रामा नहीं, वहां डिलीवरी होनी चाहिए। और इस पर जो अटैक प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया वो सुनिए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these? तो पक्ष विपक्ष के बीच बार पलटवार लगातार जारी है। किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया, वो सुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है। तो ये राज्यसभा में जो हुआ वो आप सुन रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से, खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जगदीप धनखड़ का जिक्र करके सत्ता पक्ष को एम्बैरस करने की एक कोशिश की गई और उसी का पुरजोर विरोध सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया, विपक्ष को आईना दिखाते हुए और याद दिलाते हुए कि जब जगदीप धनखड़ चेयर में थे तब विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ के लिए क्या कुछ नहीं कहा जाता था। खैर, दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा जो लगातार गरमा रहा है वो एसआईआर का मुद्दा है। एक बार फिर से आशीष के पास आपको लेकर चलेंगे और आशीष से जरा ये समझते हैं। आशीष, मॉनसून सत्र में हमने देखा था कैसे यही एसआईआर का मुद्दा था, इसी पर चर्चा की मांग थी और सरकार का रुख बिल्कुल साफ था। एसआईआर मतलब चुनाव आयोग का विशेषाधिकार, एसआईआर मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन और ऐसे मामले को लेकर सरकार सदन में चर्चा नहीं कराएगी। बावजूद इसके अब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और फिर से विपक्ष वही रट पकड़े हुए है, एसआईआर पर चर्चा हो। रणनीति क्या है विपक्ष की? देखिए, रणनीति यही है कि उन्हें लगता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसी पर सवार होकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आगे चल के 2027 में, अच्छा उसके साथ 4 और राज्यों में चुनाव है, फिर आगे चल के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन बावजूद रोमाना मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये जो दमखम आ रहा है ना, ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि इसको सिरे से खारिज करो, क्योंकि जब भी विपक्ष इन मुद्दों को उठाता था तो विपक्ष कहता था अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो हम इसको जनता की अदालत में लेके जाएंगे। जनता की अदालत में बिहार में
इस मुद्दे को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा, आरजेडी की क्या हालत हुई वो आपने देखा। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है और आप इस बात की गुंजाइश को मुझे लगता है कि काफी हद तक रूल आउट कर सकती हैं कि सरकार अब इस पे कोई बच करने वाली है, अपना कदम वापस खींचेगी। सरकार पर चाहे विपक्ष कितना भी दबाव बनाए, कितना भी हंगामा करे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा लग रहा है कि ये सेशन भी कहीं पूरी तरह से वॉश आउट ना हो जाए, जबकि एक से एक महत्वपूर्ण बिल हैं जो सरकार की तरफ से बताए गए हैं, जो इस बार सदन में विंटर सेशन में लाने हैं। मुझे लगता है सरकार कदम पीछे खींचेगी नहीं, विपक्ष अपनी बात से पीछे हटेगा नहीं। लगातार ये सत्र आप देखेंगे एक के बाद एक हंगामे की भेंट चढ़ता जाएगा। ट्रेलर शुरू हो गया है उसका। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। संसद भवन में इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, संसद भवन में ही राहुल गांधी बैठक कर रहे थे और वो बैठक खत्म हो गई है। दरअसल कर्नाटक के जो प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उनके साथ राहुल गांधी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में कर्नाटक कांग्रेस को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कर्नाटक में जो घमासान कांग्रेस के भीतर मचा हुआ है उसी को लेकर राहुल गांधी ने ये चर्चा की है कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ, और ये पहली बैठक राहुल गांधी ने की है इस मामले में। कर्नाटक में घमासान के बाद राहुल गांधी की ये पहली बैठक। इसको लेकर क्या है अपडेट जानते हैं जरा जल्दी से आशीष से। आशीष, रणदीप सुरजेवाला के साथ राहुल गांधी की कर्नाटक के मुद्दे पर बैठक खत्म। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है रुमाना, ऐसे नहीं कहा जाता। छत्तीसगढ़ याद करिए कितनी बुरी हाल हुई। आप पहले तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पीछे से जो बैकग्राउंड था इसमें ज़रूर अश्योरेंस दिया गया था वहाँ पर बाबा को कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा भूपेश बघेल को हटा करके, लेकिन फिर उसके बाद इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था। आखिरी वक्त पे ये सलाह दी गई कि भूपेश बघेल को ही रखा जाए, फिर उनकी स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया। अब कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि अगर कर्नाटका में यही द्वंद्व सिद्धरामैया, एक तस्वीर आई है जरा आशीष, ये तस्वीर दिखा देते हैं दर्शकों को। शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज, और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि संसद परिसर में आज एक अलग तस्वीर दिखी, क्योंकि यहां पर सांसद कुत्ते के साथ पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए आप, शीतकालीन सत्र का पहला दिन और ऐसे में कांग्रेस सांसद हैं रेणुका चौधरी संसद परिसर में अपना पालतू कुत्ता लेकर पहुंची। इसको लेकर विवाद भी हो गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कार्रवाई की मांग की है। जगदंबिका पाल की तरफ से कहा गया ये तो विशेषाधिकार का दुरुपयोग है जो उन्होंने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सफाई दी, ये पालतू जानवर है, काटता नहीं है, यहां आ गया तो क्या तकलीफ है। तो कैसे बीजेपी ने आपत्ति जताई है रेणुका चौधरी जो अपना पालतू कुत्ता गाड़ी में लेकर पहुंच गई संसद भवन परिसर में, सुनाते हैं आपको। ठीक है, अगर वो सांसद है उनको कुछ प्रिविलेज है तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। ये सदन सांसदों के लिए है, देश की नीतियों को डिस्कस करने की जगह है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, और शायद वो राज्यसभा में हैं, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए हैं, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं तो देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जगदंबिका पाल को आप सुन रहे थे, कह रहे थे बड़ा अपमान हो गया है, कैसे अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर संसद भवन परिसर के अंदर ले आए। ये तो विशेषाधिकार का गलत उपयोग है जो रेणुका चौधरी ने किया है। इस पर रेणुका चौधरी क्या कह रही हैं ये जान लीजिए आप। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार, गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है, उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। तो शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत, और आज पहले दिन ये भी एक अलग खबर जो देखने के लिए मिली। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जिस गाड़ी से पहुंची संसद भवन परिसर, उसमें उनका पालतू कुत्ता भी, जिस पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की तरफ से आपत्ति जताई गई और प्रतिक्रियाएं आपने दोनों ओर से सुनी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। साकेत कोर्ट में अल-फलाह के अध्यक्ष की पेशी हुई है। जवाद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी की 13 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद ये पेशी की जा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है
जिस तरीके से अल फलाह विश्वविद्यालय का अध्यक्ष लगातार सवालों के घेरे में है और जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सुइयां लगातार उसकी तरफ घूम रही हैं, तो जवाद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 13 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद इसे पेश किया है। 13 दिनों को ईडी की रिमांड पर जवाद को भेजा गया था और एक बार फिर से 13 दिनों की जब रिमांड खत्म हुई है तो ईडी की तरफ से इसे कोर्ट में पेश किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ईडी रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग करती या नहीं करती, किस तरीके से सुनवाई के बाद फैसला होता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि साकेत कोर्ट में अल फलाह के अध्यक्ष की पेशी हुई है, जवाद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया गया है और हमारे सहयोगी सुशील जुड़ गए। सुशील, इस पेशी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आज देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, उनको ईडी ने 13 दिन की जो कस्टडी थी उसको खत्म होने के बाद साकेत कोर्ट में पेश किया है, जहां पर कोर्ट में पेशी के बाद ईडी ने ये कहा है कि उन्हें फिलहाल अभी कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक की जो जांच ईडी ने की है उन तमाम उस जांच को कंपाइल करना है। कुछ ऐसे दस्तावेज ईडी को उनके आवास से और ऑफिस से मिले हैं जिसमें वित्तीय गड़बड़ियां हैं, तो ऐसे में अगर जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में जो सिद्दीकी हैं उनकी कस्टडी दोबारा ईडी ले सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट ने ईडी की इस रिकमेंडेशन को मानते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जवाद सिद्दीकी को फिलहाल जेल में भेज दिया है। 15 दिसंबर को उनको दोबारा साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ईडी की तरफ से ये कोर्ट में जरूर कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही थी ईडी, उनके पास कुछ ऐसे अहम सबूत हैं जिसमें वित्तीय गड़बड़ियां की गई हैं और इन तमाम दस्तावेजों की जांच करने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए अभी फिलहाल जो जवाद सिद्दीकी है उनकी और कस्टडी की मांग ईडी की तरफ से कोर्ट में नहीं की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो जवाद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया गया है। 13 दिनों की रिमांड पूरी हुई, उसके बाद ये पेशी हुई है। साकेत कोर्ट में अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को पेश किया गया ईडी की तरफ से और जो जांच का सिलसिला 13 दिन से चल रहा था वो खत्म हुआ है और इसके बाद जो रिमांड की अवधि थी वो पूरा होने के बाद और इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ईडी ने साकेत कोर्ट में पेश किया था और इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो फैसला हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जवाद सिद्दीकी को भेजा गया है, तो 13 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद जो हिरासत को बढ़ाने की मांग थी वो नहीं की गई थी। अब जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद सिद्दीकी लगातार दिल्ली जो कार धमाका था उसके बाद सवालों के घेरे में आया, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर्स भी संबंध रखते थे, जमीनों के हेरफेर का मामला सामने आया है, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पर पहुंची और तमाम दस्तावेज खंगाले गए। इस दौरान एनआईए की टीम अब आतंकी शाहीन के पिता और उसके भाई से पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम के बाद अब लखनऊ में भी ये कार्रवाई चल रही है, जहां पर एनआईए की 2 टीमों ने छापा मारा है। लखनऊ में आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर के अलावा उस डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके लखनऊ स्थित घर पर भी जांच टीम पहुंची, एनआईए की टीम पहुंची और जांच पड़ताल का क्रम चल रहा है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के घर पर आज सुबह ही एनआईए की टीम पहुंची हुई है और यहां पर उसके घर की तलाशी ली जा रही है। सामने की तस्वीरें जो हैं ये लालबाग का खानदारी बाज़ार स्थित ये आवास है, 121 नंबर आवास, और इसी आवास में शाहीन का जो परिवार है वो रहता था। हालांकि जब शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद भी इस आवास पर अलग अलग समय पर जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो आई थी और उन्होंने जांच पड़ताल जो है वो करी थी। और अब इसके बाद आज एनआईए की टीम सुबह में पहुंची हुई है और एनआईए की टीम पहुंच करके यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। तमाम अलग अलग लोगों की गिरफ्तारियाँ इस पूरे केस में हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से शाहीन और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ शाहीन का जो भाई है परवेज़, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अब शाहीन और परवेज़ से जुड़े जो तमाम दस्तावेज़ हैं वो एनआईए की जो एजेंसी है वो यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रही है। अंदर की तरफ की बात करें अगर, तो शाहीन के जो पिता हैं, शाहीन के जो भाई हैं और उनके भाई का जो परिवार है वो अंदर में मौजूद है। तमाम उन लोगों से पूछताछ शाहीन जब यहाँ पर
यहाँ पर जब शाहीन रहती थी, इसके बाद यहाँ से जब कानपुर गई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर उसके जाने की क्या स्थितियाँ रहीं, तमाम जो कागजात हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी खोजने की कोशिश करेगी और परिवार से किस तरीके से उसका मेल मुलाकात था या क्या चीज़ें रहती थी, उन तमाम पहलुओं पर भी जाँच पड़ताल NIA की एजेंसीज जो हैं वो आज यहाँ पर कर रही हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।